हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी कि कई सारी थ्योरी आने के बाद में, कई साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद में एक डाल्टन जी हैं, डाल्टन, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम इन्होंने रखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने लगभग 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। 6 पोस्टुलेट दिए थे जिनमें से ये है। अगर हम बात करें तो डाल्टन जी का कहना ये था, कोई एग्जैक्ट बात नहीं बता पा रहा था कि उस टाइम पे कि एटम क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो डाल्टन जी ने कुछ रिसर्च करने के बाद में कुछ अपने पोस्टुलेट दिए, जैसे कि उन्होंने ये बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 पोस्टुलेट है बेटा, इनको आपको लर्न करना ही करना होगा। जैसे कि पहला उन्होंने बोला कि एटम इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो आपके मैटर हैं, कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको आप क्या कहते हो? एटम। ये हम बहुत पहले से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत इजी बात है। नेक्स्ट कह रहा है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जो खुद अकेले हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो एक पर्टिकुलर आपको पार्टिकल दिखता है एटम का, ठीक है, जैसे आपने एनर्जी में पढ़ी है, एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड लाइक दिस। उसी तरह से अगर हम बात करें इस एटम्स की, तो ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वेरी टाइनी पार्टिकल है, ठीक है, टाइनी पार्टिकल है, जिसे और हम ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही अपने मन से कोई नया एटम हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर 2 बातें हो गई। फिर थर्ड बात उन्होंने क्या कही? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जिन इन्होंने ये भी बात कही कि जो भी एटम दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, ठीक है, जो भी एटम है एक, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कई सारे छोटे छोटे अपने ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा बेटा, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहे हैं। अगर ये हाइड्रोजन का एक एटम है, अगर ये हाइड्रोजन का एक एटम है, तो ये हाइड्रोजन का एटम अपने ही जैसे ढेर सारे एटम से बाइंड होगा, ठीक है, बहुत सारे एटम से बाइंड होगा और बाइंड हो करके एक और एक क्या बना देगा? एलिमेंट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा बेटा? एलिमेंट फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। पहली बात क्या कही थी? वो बहुत टाइनी पार्टिकल है। दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने? कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको और भी हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं और ना ही दोबारा से इसको हम बना सकते हैं अपने खुद से। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक ही तरह के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ बात इन्होंने क्या कही? एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस होते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए बेटा, जैसे हमने कहा ये H2 है, ये N2 है, ये O2 है, तो जितने भी इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे, ठीक है, तब जा करके ये बने हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी भी जितनी होगी, हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, नाइट्रोजन है तो सारे नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे।
फिर बात करते हैं एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिल करके आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, H2O। ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन अगर इनको अलग अलग सेपरेट किया जाए तो ये हाइड्रोजन जो है अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम, अलग अलग मास होगा उनका, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आई? ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 बात हो गई, मे भी बहुत अच्छे से दिमाग में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिफ्थ बात इन्होंने क्या कही थी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करते हैं, होल नंबर में कभी भी जितने भी एटम्स होंगे वो किस में बेटा, होल नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे। कहेंगे मैम कैसे, जरा देखते हैं। अगर यहाँ पे आपने H2O का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, ये H2O का मॉलिक्यूल ऐसे तो बन नहीं गया होगा। अगर हम बात करें ये H2O मॉलिक्यूल की, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये H2O मॉलिक्यूल दो चीजों से बना होगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन लगा है या उसमें आधा ऑक्सीजन लगा है? क्या हम ये कहेंगे कि इसमें 2.5 जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 पॉइंट या फिर 1.5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है? ऐसा कभी पॉइंट वगैरह में सुना है? मैंने तो भाई सीधा ये यही बात सुनी है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने तो यही सुना है, हमने कभी ऐसे पॉइंट्स में, डेसिमल में, ऐसा तो कभी मैंने कोई नहीं देखा कि भाई ऐसा कोई एटम आकर के ऐड हो रहा है। ठीक है, तो होल नंबर का मतलब है, होल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा, इसमें पॉइंट वगैरह कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब रेशियो की बात करते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया है, इसका रेशियो होता है 1:8। ठीक है, 1:8। और अभी हमने उसका भी पढ़ा था, H2O का, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पढ़ा था, पूरा डिफाइन करके भी बताया था किस तरह से उसमें रेशियो बनता है, जरा जा करके पीछे पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, होल नंबर यानी पूरी पूरी तरह से, पॉइंट पॉइंट पे नहीं, पूरी पूरी तरह से होल नंबर में आके कंबाइंड होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, द रिलेटिव नंबर्स ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ठीक है, जितने भी तरह के एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि इनका रेशियो फिक्स्ड है कि ये एक सिंपल रेशियो में है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक फिक्स्ड रेशियो में है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आया, बना दिया वाटर। अगर हम इधर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को 4 करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए हैं, हमारे पास 8 हो गए हैं और इसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 हो गए हैं। ठीक है, यानी जिधर जिस तरह से हम इधर हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे उस तरह से उधर से ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी रेशियो में, इनका रेशियो कभी डिसबैलेंस नहीं होगा। अगर ये 8 हो गया है, ठीक है, ये 8 हो गया है और यहाँ पे 4 हो गया है, फिर से कट करोगे तो हाइड्रोजन है और 8 हाइड्रोजन है और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। फिर से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपका आएगा 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के रेशियो में ही ये
कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा। समझ लीजिए, क्या इन्होंने थ्योरी दे दी तो दे दी, क्या यही काम हो गया? थ्योरी उन्होंने दे दी और वही मान लिया गया, पत्थर की लकीर हो गई? ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि साइंस में ऐसा कभी नहीं होता है। साइंस में पर डे डिस्कवरी होती रहती है ना। पहले एक बहुत ही कम लिमिटेड एटम्स थे, फिर एलिमेंट्स थे, उसके बाद और डिस्कवरी हुई तो 104 हुए, फिर 108 हुए, अब 18 हुए, फिर 20 हो गए, तो फिर डिस्कवरी तो चलती रहती है। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, इनकी इन थ्योरीज में भी कमियां आ गई, अच्छी सी कमियां आ गई। उनके बारे में लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, तभी तो दूसरी थ्योरी आएगी। चलो अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी, क्या प्रॉब्लम आ गई कि उनकी थ्योरी बिल्कुल से फ्लॉप हो गई। सही बात है, क्योंकि जब हम वो पढ़ रहे थे तब तो वो बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने ये बात तो कही थी कि एटम जो है हम दोबारा और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बेटा अभी के टाइम पे क्या आप ये नहीं पढ़ते हो कि एटम के भी कुछ सब पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन ये बात वो नहीं बताए थे। तो देखिएगा जरा, एटम्स आर डिविजिबल विच कैन बी फर्दर subdivided which can be further subdivided into 3 atomic particles। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि ये इनडिविजिबल है। ये क्या थे? इनडिविजिबल है, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब हमने बाद में देखा तो इन्हें ये डिविजिबल है और ये दोबारा से तोड़े जा सकते हैं अपने सब पार्टिकल्स में। जैसे कि एक एटम में 3 चीजें आपको मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये चीजें इनको मिलती हैं। अब आगे देखिए, और भी चीजें थी भाई। इन्होंने ये कहा था कि एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनका मासेस भी सेम होता है। ये बात इन्होंने कही थी, बट देखते हैं क्या गड़बड़ी आ गई भाई। ठीक है, द ऑल द एटम, दी ज्यादा लग रहा है मुझे, है ऑल द एटम्स कर लो इसको। all the atoms of an element, all the atoms of an element have exactly the same mass। ये बात इन्होंने पहले कही। ठीक है, बट अभी के समय में अगर हम बात करें तो हमको पता है कि the atom of the same element can have slightly different masses। यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास होते हैं। होगा मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? जो एक ही तरह का पार्टिकल होगा तो एक ही तरह का मास देगा? नहीं बेटा, उसमें अलग अलग मास भी होते हैं। यही आप अभी आगे भी पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी देखिएगा। जैसे हमने लिया कोई भी एक आइसोटोप, सबसे ज्यादा जिसके पूछे जाते हैं वही ले लेते हैं, कार्बन का। ठीक है, अगर मैंने कई कार्बन लिए एक साथ, ठीक, अब इन कार्बन का आपने कहा जो इसका मास है वो 12 होता है, तो ये इसका 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 भी 12 होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा मिला नहीं। ठीक है, क्या मिला जा करके हमें? कहीं 13 है तो कहीं 14 है, इस तरह करके आइसोटोप्स मिलते चले जा रहे हैं। इसी तरह करके हाइड्रोजन का मिल रहा था। ठीक है, जिसको आप पहले 1 बोल रहे थे, फिर देखा आपने इसका 2 भी मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से करके आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मासेस के एक ही एलिमेंट मिल गए। जब ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। तब हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। ये क्या है? C12, C13 और C14, ये आपस में क्या है? ये आइसोटोप्स हैं। क्या है बेटा? आइसोटोप।
इसमें सीधी सीधी बात लिख सकते हो, डाल्टन्स डज नॉट, एक लाइन लिख सकते हैं, डाल्टन, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, डाल्टन्स, ये जो इतना बड़ा है एक पैराग्राफ, इसको एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। डाल्टन्स डज नॉट अकाउंट फॉर, डज नॉट अकाउंट्स फॉर आइसोटोप, ठीक है, छोटी सी लाइन में, यानी वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हमने डिटेल में बता दिया। अभी आगे चलोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में इससे अच्छा डिटेल में पढ़ोगे। फिर बात किया द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो जितने अलग अलग एटम्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मासेस के होते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट अलग अलग उनका मास होगा, ठीक है। सॉरी, the atoms of different elements have different masses, अलग अलग इनके masses होते हैं, but now we know that even atom of a different, वही बात आ गई ना यहाँ पे भी, the atoms of a different element have a different masses, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग masses होते हैं और आपको भी यही लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट कुछ ऐसे हमें मिल गए कि कुछ एटम ऐसे डिफरेंट थे जिसमें एलिमेंट तो डिफरेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे हमको मिल गए जिसमें एलिमेंट्स तो बेटा डिफरेंट है, बट डिफरेंट एलिमेंट है एंड कैन हैव अ सेम मास, और उनका मास सेम है, और उनका मास सेम है, ठीक है। जब उनका मास सेम है, अलग एटम का कैसे मास सेम अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया, हमने जब देखा, एक लिया पोटेशियम, ठीक है, और हमने लिया कैल्शियम, ये तो एलिमेंट ही अलग है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है, लेकिन इनका जब हमने देखा मास तो सेम था, 40-40, यानी डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको ना इरेज करके यही लिख दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ये आइसोटोप्स थे आपके, इनको बोलेंगे आइसोबार। अभी पढ़ोगे एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है और एटॉमिक मास जिनका सेम होता है तो क्या होते हैं, वही चीज है आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के। तो अगर इसको भी एक लाइन में आप अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या कहोगे, इट डज नॉट, या Dalton's does not accounts that does not accounts that isobar, या फिर इसका सेम इसी तरह से है, या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो कि Dalton's does not accounts isotopes and isotopes। शॉर्ट में आंसर हो गया, लेकिन आपने पूरी बात समझा दी, इसको डिटेल में हमने यहाँ पढ़ लिया, ये भी इजीएस्ट है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इजी है। फिर एक बात और, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट ऑलवेज कंबाइंड, बात जरा समझ लीजिएगा, एलिमेंट में नॉट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल होल नंबर और अ रेशियो, एक ही रेशियो में, कई बार ये भी देखा गया कि एक ही रेशियो में एक बार में ये कंबाइन नहीं होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था कि H2O, तो हम इसको H3O प्लस आयन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में कई बार से हम इसको अरेंज नहीं करते हुए पाए हैं, ये एक साथ में नहीं करता है, इनका रेशियो सेम नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये थे इनके लिमिटेशंस जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन भी बनता है। अब जो नेक्स्ट हमारा अभी आने आएगा उसमें एटम्स क्या हैं, ठीक है, और जो एटम का रेडियाई क्या होता है उसके बारे में जिससे भी आप पे क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ के नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको ये सुटेबल लग रहा है तो ये नोट्स लिखिए, वैसे भी हम बहुत यूनिक नोट्स लेके आ रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट कहीं और से देखने की समझने की जरूरत ना पड़े। एंड thanks for watching. Have a great day.